हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन एक तवील अरसे के बाद एक मरतबा फिर MKM के अंदर कुछ ख़बरें ऐसी आई हैं जिससे टूट फूट की निशानदही भी हो रही है और इम्कानात भी बताए जा रहे हैं कि शायद ये जो टूट फूट है ये किसी तकसीम में ना बदल जाए। इम्कानात इसके मौजूद हैं, हतमी जो भी होगा वो तो फारूक सत्तार साहब भी बताएंगे। लेकिन सेनेट के टिकट्स के ऊपर एक मीटिंग थी, उस पर इख्तलाफात सामने आए। राब्ता कमेटी का कहना था कि कामरान टिसोरी साहब को टिकट ना दिया जाए और बज़िद है जनाब फारूक सत्तार साहब के उनको टिकट जारी किया जाए। और यही वो फैसला था जिसके ऊपर PIB की बजाय राब्ता कमेटी के तमाम अराकीन जो थे वो बहादुराबाद पहुंचे और वहां पे जाकर उन्होंने इजलास किया। ज़राए के मुताबिक कल रात MKM की पूरी क़यादत जो थी वो फारूक सत्तार साहब के फैसले से मुनहरिफ हो चुकी थी और राब्ता कमेटी जो है वो ज़ाहिर है कि बहादुराबाद में गई और वहां जाके उन्होंने फैसला किया जिसपे फारूक सत्तार साहब ने ऐलान किया कि वो पूरी राब्ता कमेटी को मुअत्तल करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि कमेटी पे कमेटी बनाई जा रही है जो कि मना रही है फारूक सत्तार साहब को और फारूक सत्तार साहब जो है वो मान नहीं रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी ऑन बोर्ड रहे और उनके साथ भी टेलीफोन पे राब्ते रहे, गो कि वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। लेकिन अब जो नई कमेटी गई है उसमें नसरीन जलील साहिबा और उसके साथ साथ जनाब फैसल सब्जवारी साहब गए हैं और उम्मीद बर आ सकती है कि फारूक सत्तार साहब मान जाए। और मानना उनको क्या है, मानना उनको ये कि क्या वो टिसोरी साहब को देंगे टिकट या नहीं देंगे, क्या टिसोरी साहब को दस्तबरदार होने का कहेंगे जिसके लिए वो कहते हैं कि वो राजी हैं, या इन दोनों सूरतों में वे किसी चीज को भी नहीं कहेंगे। तो फिर राब्ता कमेटी क्या कहेगी? क्या एक और राब्ता MKM बन जाएगी जो कि बहादुराबाद होगी? पहले सुनिएगा कि कल से जो एक सीक्वेंस चल रहा है इवेंट्स का वो क्या है और उसके बाद इस पर हम बात भी करते हैं। जरा सुनिएगा। आज आपको मौका मिला मेरे बगैर गैर कानूनी गैर आईनी इजलास करने का। आपने उस शख्स को 6 महीने के लिए, कामरान भाई को 6 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया। पर्सनलाइज कौन है भाई? बेइख्तियार और डमी सरबराह चाहिए तो फिर मुझे ऐसी सरबराही मंजूर। फारूक सत्तार भाई की ख्वाहिश ये थी कि हम 2 साथियों की किसी की कुर्बानी देकर और हर हालत में कामरान टिसोरी भाई को सेनेट का उम्मीदवार बनाए। डिप्टी कन्वीनर बन जाने के बाद भी मामला थम जाता या रुक जाता तो कोई बात नहीं थी, इतनी नुकसान का सौदा नहीं था। लेकिन वो तो शायद को कन्वीनर वाली पोस्ट पे आ चुके हैं। मैं तो पहले ही हर कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। अब फारूक सत्तार साहब का रोल है जो क्रिकेट के मैच में 12वें खिलाड़ी का होता है। आज ये MKM नई निकल आई है जो कि पता नहीं MKM नून है कि MKM B है कि MKM L है कि MKM A है। MKM के कारकुनान और वोटर्स और हमदर्द खातिर जमा रखें। हमने पहले भी कड़वे घूंट पिए हैं, आइंदा भी पीने के लिए तैयार हैं। वो कड़वा घूंट कौन सा हो सकता है जो कि फैसल सब्जवारी पीने को बिल्कुल तैयार है? MKM क्या वाकई बुहरान का शिकार है? मजीद मुंतशिर होगी? मुतहदा से मुंतशिर तक का जो सफ़र है उसमें फारूक सत्तार साहब का क्या किरदार है? कामरान टिसोरी कौन है, कहाँ से आए हैं, किसकी बुनियाद पे उनको सेनेट का वोट दिया जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है? ये बहुत अहम सवाल है और इससे बड़ा सवाल ये कि क्या MKM फारूक सत्तार साहब के हाथों से निकल रही है? हमारे साथ हमारा बहुत ही मारूफ पैनल मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। जनाब ज़ियाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं माशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद होंगे वसीम बादामी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप उनको सुनते हैं रोज़ ARY के ऊपर 11th आवर प्रोग्राम करते हैं। हमारे साथ जनाब रिफत सईद साहब हमारे कराची के ब्यूरो चीफ और एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी गहरी निगाह है इनकी, खास करके MKM के मामला के ऊपर। इनसे भी बात करेंगे और अभी हमें ज्वाइन करें सलीम शहजाद साहब, उनके पास हम जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे ये जो कुछ हो रहा है ये क्या क्यों हो रहा है और किस वजह से, और वजह तनाज़ा कामरान टिसोरी है या कुछ और वजूहात भी हैं?
देखिए, कामरान टिसोरी जो है, सबसे पहले तो आसमान जो आपका और आपके तमाम मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। कामरान टिसोरी का तो एक बहाना है। ये जो भी जंग चल रही है, ये गुज़िश्ता कई महीनों से चल रही है। ये है इख्तिदार की जंग, और इसमें अब कौन कामयाब होता है कौन नहीं कामयाब होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद या सुबह तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो यही है कि ये जो रिवायत रही है कि मिठाई उठाई के ऑर्डर दे दिए गए और मिठाइयाँ तकसीम होना शुरू हो जाएंगी सुबह तक, और मामला जो है वो आपस में खुश है। नहीं, मगर कामरान टिसोरी के ऊपर तो मामला बहुत आगे बढ़ गए ना। मतलब राब्ता कमेटी कहती है हम आपको उनको टिकट आपको नहीं देना, फारूक सत्तार कहते हैं टिकट देना है। तो ये कामरान टिसोरी वजह तनाज़ा है, उस तनाज़े का क्या होगा? वो तनाज़ा हल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना कि आपको कि देखिए, फारूक सत्तार साहब बहुत कमजोर विकेट पे खेल रहे हैं, और जो स्ट्रॉन्ग विकेट जो है वो इस वक्त क्या नाम है बहादुराबाद में बैठी हुई है। बात ये नहीं है, बात ये कि जितने भी जायंट है एमकेएम के, इनसे ये सवाल किया जाए कि अब महाजिर कौम का यही रह गया है कि वो इन छोटी छोटी बातों पर बैठ करके झगड़ा करें। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त एक जमात होती थी, एक डिसिप्लिन होता था, एक मिजाज होता था। आज उस मिजाज को छोड़ करके आज दस्तों गिरबा हुए हैं। कोई मैं कह रहा है, कोई मैं कह रहा है, कोई मैं कह रहा है। इस शहर को किसके हवाले छोड़ा है? मैं इन तमाम जायंट से, तमाम लोगों से जो आज बड़े बड़े लीडर बने हुए, इनसे ये सवाल करता हूँ कि इस शहर को इस मुकाम पर पहुंचाने में आपका जो किरदार है, जो आपने किरदार अदा किया है, इस शहर को कचरा दिया है, इस शहर को गंदगी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सलीम शहजाद साहब, लेकिन बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, और जाहिर है कि उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, कौन सी कंट्रीब्यूशन मुझे बताइए, कौन सी कंट्रीब्यूशन? मसलन ये कि एक रिप्रेजेंटेशन तो है ना सर, उर्दू स्पीकिंग की एक हम कह तो सकते थे कि वो रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, अब वो भी नहीं है। वो अभी है। वो आप 2013 के बाद जो है 2018 में वो क्या होगी ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैं ये सवाल करूंगा कि अगर आपको सेनेट में इलेक्शन में अगर नुमाइंदा खड़ा करना था, तो क्या एमकेएम में कारकुनान खत्म हो गए? अच्छा, नहीं, आप तो एमकेएम के, बिल्कुल आप सही कह रहे काम, आप तो एमकेएम के अंदर के राजों से भी आगाह है ना। तो यही तो पूछ रही हूँ कि कामरान टिसोरी में ऐसी क्या बात है खास के 2 साल के अंदर अंदर वो इस हद तक ऊपर पहुंच गए कि डिप्टी कन्वीनर उनको लोग कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं जी वो सेनेट के टिकट के लिए फारूक सत्तार साहब जो है वो बजिद है कि उनको हमने टिकट जरूर देना है। वो फाइनेंसर है, वो फाइनेंसर है एमकेएम के। अगर वो चले जाएंगे तो फिर एमकेएम के जलसे हैं और ये सारी चीजें ये कहाँ से, जो कल फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मैं फंड लेकर के आता हूँ, तो ये फंड जो है ये हकीकत में ये पैसे वही देते, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर फारूक सत्तार साहब तो फिर मजबूर हुए ना, उनको अब वो पैसे छोड़े, सियासत करने के लिए उनको पैसे चाहिए, आगे बहुत सारी चीजों पे पाबंदी लग गई हुई है, तो वो क्या करें बताइए? जी मजबूर हो गए, मजबूर ख्वाजा सुहेल है उनके साथ, जैसे कि 40 लाख रुपए वो कहते हैं कि ख्वाजा सुहेल ने जो मेरी गाड़ी पे खर्चा किया, तो वो ख्वाजा सुहेल के भी मजबूर हैं, वो बहुत सारे लोगों के मजबूर हैं, तो मजबूरी है उनकी। अच्छा सलीम साहब हमारे साथ प्लीज टेलीफोन पे रहिएगा जब तक आप रह सकते हैं। रफत सईद साहब, आपको क्या लगता है सर, ये जो बात हो रही है कामरान टिसोरी वाकई सिर्फ फाइनेंसर हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या वजूहात और भी हैं, बहुत सारे राब्ते भी उनके जरिए से हो रहे हैं? देखें, एक बात आपने कही तो उसमें एक बात ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सलीम शहजाद साहब ने जैसे कहा कचरे की और सब बातें कर रहे थे, इस शहर को दहशतगर्दी किसने दी, इसका जवाब भी वो शायद दे रहे थे तो बहुत अच्छा होता। जहाँ तक आपने एक बात की है कि कामरान टिसोरी कौन है, कामरान टिसोरी जो है वो फैसिलिटेटर हैं, आप ये कहें एमकेएम पाकिस्तान के। उन्हें फारूक सत्तार लेकर आए, वो पहले मुस्लिम लीग फंक्शन में हुआ करते थे, वहीं से वो नुमायां हुए थे, उसके बाद वो कुछ हाइडिंग में चले गए, उसके बाद वो अचानक नमूदार हुए, तो वो सहूलतकार के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और फारूक सत्तार ये बात कहा भी, उन्होंने मीटिंग में अपने लोगों से ये बात कही कि आप एक उन्हें चांस दे दें, और मैं उसके बाद ये पार्टी को वो जगह दिलवा रहे हैं, पार्टी को वो स्पेस दिलवा रहे हैं, जो दफातर बंद थे वो खुलवाने की वो कोशिश कर रहे हैं। किसके जरिए से खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, किसके जरिए से? देखिए, जिसके नुमाइंदे होने का वो दावेदार हैं, वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट का से करीब होने का दावा करते हैं, जो कामरान टिसोरी हैं, और उनका ये कहना है कि जो एमकेएम के लिए रुकावट हैं वो उसे दूर करेंगे। और एस्टेब्लिशमेंट से मुराद उनकी वो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं जिनकी तरफ से ये कहा जाता है कि एमकेएम को यकीनन जो सूरत हाल थी एमकेएम की, जिस तरीके
तरीके से एमक्यूएम इस शहर में वर्क कर रही थी, उस चीज को एक रोका गया है। और उस रुकावट के बाद जब एमक्यूएम दोबारा एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से फाल हुई है तो उसे अब भी मुश्किलात हैं और अभी तक उसे एस्टेब्लिशमेंट की वो मंजूरी हासिल नहीं हुई है जो माजी में हुआ करती थी। एमक्यूएम बिल्कुल ब्लू आइट बॉय हुआ करती थी इन्हीं एस्टेब्लिशमेंट के इदारों की, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है और कामरान टसोरी जो हैं वो उन्हें वो मुकाम दिलवाने के लिए दावा करते हैं कि वो उनको सहूलत दिलवाएंगे। अच्छा, और इसमें आगे जाके सहूलत होगी। तो फिर तो सलीम शहजाद साहब, जो काम आप लोग नहीं कर सके अगर वो कामरान टसोरी साहब कर रहे हैं तो फिर तो उनको सल्यूट करना चाहिए कि वो काम तो करवा रहे हैं कि जो दफातर खोलने की कोई और नहीं करवा सक रहा। मैं सलूट क्यों करूंगा? सलूट वो करेंगे जो पैसे लेते हैं, मैं तो सलूट नहीं करूंगा। जहाँ तक इनकी हमारे दोस्त की बात है, बिल्कुल दहशतगर्दी भी बात करूंगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कचरा उठाने के लिए क्या इनके हाथ पे हथकड़ियां डाली हुई हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने गलियां साफ करने के लिए क्या इनके हाथ पे हथकड़ियां डाली हुई हैं? क्या एस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो नौकरियां दिलाने के लिए क्या इनके हाथ में हथकड़ियां डाली हुई हैं? ऐसा ना करें। इस शहर को तबाही और बर्बादी में पहुंचाने में अगर लंदन वालों का हाथ है तो सबसे बड़ा हाथ इन लोगों का भी है। मुझसे वो चीजें ना खुलवाएं कि मैं खोल दूं और खोल करके सारी चीजें बता दूं कि ये लोग जब लंदन आते थे तो क्या बातें एस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक करते थे, क्या यहाँ के लोगों के मुतालिक करते थे, क्या क्या बातें होती थी, क्या क्या दावे होते थे। इस शहर को तो उन्होंने वहां पर लंदन में पेरिस बना के पेश किया हुआ था कि ये शहर पेरिस बना हुआ है। आज वो लोग मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में आसमा इन्हें बता देना चाहिए वो चीजें ताकि ये एक्सपोज हों, अवाम के पास उस तरह से ना जा सके। तो कुछ चीजें तो आपको बताना आपका हक बनता है। बिल्कुल बताऊंगा। आप लोग तो मुझे उस वक्त लेते हैं ना जब क्या नाम है कोई क्राइसिस आ जाता है, वरना तो सारे भूल जाते हैं। अरे छोड़े ना इनके पीछे पार्टी है, ये खुद कुल्लुन वाहिदुन है, इनसे क्या है। हाँ, जब क्राइसिस आएंगे तो जरा सा कोई मसाला वसाला मिल जाएगा। आए बैठे मेरे साथ, ये वसीम बादामी भाई आपके साथ बैठे हुए, वसीम से पूछ ही लेते हैं। अच्छा बिल्कुल सलीम साहब, आपका शिकवा दुरुस्त है, हम मानते हैं कि आपका जो शिकवा है बिल्कुल दुरुस्त है। वसीम, आप क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें सलीम साहब ठीक भी कह रहे हैं और जाहिर है कि उनका ये कहना है कि उनके पास राज भी बहुत से हैं। कुछ बताइए कि ये कराची का मामला किन किन राजों से पर्दा उठा सकता है? वसीम, एक तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मामला इस तरीके से आगे चलता रहा, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी सैनिटी प्रिवेल कर रही है। दोनों तरफ फरीकैन को, तरफैन को ये अंदाजा है कि अगर ये लोग एक नहीं होते हैं तो इसमें एक बात तय है कि इसमें फायदा किसी का भी नहीं है, इसमें फायदा सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान के सियासी मुखालिफों का है। तो अभी एज वी स्पीक एक कोशिश हो रही है और एमकेएम पाकिस्तान, अब मैं क्या कहूं उसको, आमिर ग्रुप कह दूं या जो भी इसका नाम लेना, नया ताजा जो कल ही बना आमिर ग्रुप, एक पीआईबी ग्रुप है और एक बहादुराबाद ग्रुप। हाँ, इस तरह कर रहे हैं। तो जो बहादुराबाद वाले हैं वो हद दर्जा कोशिश कर रहे हैं पीआईबी वाले फारूक सत्तार साहब को मनाने की, और फारूक सत्तार साहब नहीं मान रहे हैं। मुझे ये लगता है फिलहाल कि अभी शायद ये नौबत उस हद तक ना जाए कि जहां एक दोनों को दोनों एक्सपोज करना शुरू कर दें, और अगर कर देंगे तो भी यही होगा कि हमारा 2 दिन का मसाला होगा। आगे फिर बात चलती रहेगी। मुस्तफा कमाल साहब भी रोजाना लोगों को एक्सपोज करते रहते हैं, वो लोग उनको एक्सपोज करते रहते हैं, चलता रहता है इस वक्त। लेकिन मेरा ख्याल है कि कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक ये राय है कि फारूक सत्तार साहब के पास जब से क़यादत आई है वो मामलात को सही अंदाज में नहीं चला पा रहे। इस राय को बड़ा सही समझते हैं आमिर खान साहब, फैसल सफदवारी साहब, ख्वाजा एजाज साहब और दीगर अफराद। कुछ दीगर मसाइल भी, और खासतौर पर कामरान टसोरी साहब के मामले में एमक्यूएम पाकिस्तान के बहादुराबाद ग्रुप की अब बस हो गई है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। जी, एक सवाल वसीम भाई से भी और जितने आपके शुरा बैठे हुए हैं। जी, मुझे इस पार्टी में तकरीबन 42 साल हो गए, ठीक है। मैं आज ये सवाल करता हूँ कि फारूक सत्तार साहब ने आफाक अहमद साहब को दावत दी, दावत दी, पता नहीं किसको किसको दावत दी। इस शहर कराची में उन्हें सलीम शहजाद नजर नहीं आए? क्या वो ये नहीं कह सकते थे कि सलीम शाह साहब आइए, इस वक्त पार्टी क्राइसिस में है, महाजिर अवाम जो है क्राइसिस में, आइए हमारा साथ दें। उन्होंने भी वही सोचा हो जो आपके ख्याल में हम सोचते हैं, आपको टॉक शो में नाम बुलाने की वजह से कि यार एक आदमी है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये बात जवाब दुरुस्त हुआ, जवाब दुरुस्त हुआ। आपके मतलब वन मैन पार्टी हुई ना जी? नहीं, इंशाल्लाह वन मैन पार्टी है अभी तक। तो एक आदमी के आगे अगर आप तहरीक इंसाफ में भी, आप तहरीक इंसाफ से भी मुलाकातें कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि एमक्यूएम आपको नहीं बुला रही है, मुलाकात करने में क्या हर्ज है? देखिए मुलाकातें करें, लेकिन आपकी कोई बेस, आप 19 जून 1992 को शायद भूल रहे हैं। जनाब आली, अगर मेरी बेस है तो इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया है ना,
कभी मेरी बेस तो है ना, अगर मेरी बेस नहीं होती तो इमरान खान आप मुझे क्यों बुलाते हैं? आप 92 भूल रहे हैं गालिबन सलीम शहजाद साहब। मुझे आपसे ज्यादा याद है जनाब आली, आपको तो कुछ भी याद नहीं होगा। आप बैठे मुझे तो आपकी हर चीज याद है, मुझे तो आपका मलीर वाला मेजर कलीम का केस भी याद है। आपको कुछ नहीं याद है? आइए बैठिए, हो सकता है क्या नाम है 1-2 केस आप पे भी बन जाए। आपको कुछ भी याद नहीं है। नहीं, मगर सलीम साहब देखिए ना, वो तो जो भी बात होती है सियासत के अंदर तो वो वेट देखते हैं, किसके पास कितना वोट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आज वेट नहीं है, आज मेरे पास वेट नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कल मेरे पास वेट ना हो। अच्छा, मैं क्विकली, बिल्कुल जिया साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब आप तो एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे, वसीम भी कवर करता है, रफत साहब भी करते हैं, सलीम शहजाद साहब के अपने कंसर्न्स हैं। आसमा इस वक्त एमक्यूएम जो है हेडलेस चिकन है, इसका कोई लीडर नहीं है, और ये सारे जो हैं ना फारूक सत्तार ना दूसरे लोग, कोई इनमें कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। मैं डिसएग्री करता रहा हूँ हमेशा से अल्ताफ़ हुसैन से, लेकिन वो एक लीडर था, उसने जो भी तरीके इस्तेमाल किए उससे मैं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उसने एमक्यूएम को एक ख़ास तरीके से इंटैक्ट रखा। आप उसको कह सकते हैं कि माफिया स्टाइल उन्होंने अडॉप्ट किया, उससे उन्होंने रखा। और ये सारे के सारे लूजर्स हैं, ये जो छोड़ के गए हैं अल्ताफ़ हुसैन कराची में, जिनको, वो सारे लूजर्स हैं, उनकी कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो जाके एक कहीं पर मेरे ख्याल से ऑन देयर ओन कहीं इलेक्शन भी नहीं जीत सकते अब तो। मुझे लगता है कि 2018 के इलेक्शन में फारूक सत्तार वगैरह जो है ना, वो शायद इलेक्शन भी जीत नहीं सकेंगे। तो जहाँ तक इस बात का ख्याल, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसी तरह से बनती हैं, बिगड़ती हैं। नहीं, बनती और बिगड़ती हैं, और बनाने और बिगाड़ने वाले भी होते हैं। मिसाल के तौर पे आप मुस्लिम लीग को ले लें, बिल्कुल ये ओरिजिनल मुस्लिम लीग तो नहीं है ना, ये भी कितने अल्फाबेट्स में डिवाइड हो गई। एग्जैक्टली। इसको डिवाइड करने वाले कौन थे? फौजी। अयूब खान ने आया, अयूब खान ने टेक ओवर किया पीपल्स मुस्लिम लीग को, उनके फंड जब्त किए, तो एक कन्वेंशन लीग बन गई, एक काउंसिल लीग बन गई, फिर तो बनते चले गए। तो लेकिन ये क्रेडिट पीपल्स पार्टी को आप देखें, एक ही जमात थी, उसके बने ग्रुप्स, लेकिन वो नहीं हो सके। इसके अलावा जमात इस्लामी एक पार्टी है। अच्छा, मैं क्विकली जिया साहब, सलीम शहजाद साहब से बात करके फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं, इस मसले का हल जो है वो कामरान टिसोरी को टिकट ना देने में है या कामरान टिसोरी साहब को टिकट देने में है? मैं ये समझता हूँ कि दे भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं, थोड़ी देर में जो है दूल्हा मान जाएंगे, लड़की तैयार है, और इंशाल्लाह ताला दूल्हा जो है हारों के साथ वापस आ जाएंगे। अच्छा, मैं एक क्विक ब्रेक लेना चाह रही हूँ, ब्रेक के बाद हम जरूर इस पे बात करेंगे कि पार्टी बनाने और बिगाड़ने वाली बात जो अभी जिया साहब ने की है, इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे, और एमकेएम के साथ असल में इस वक्त अलमिया क्या हो रहा है, और उससे ज्यादा उसके वोटर के साथ अलमिया क्या हो रहा है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ये मुत्तहिदा से मुंतशिर कौमी मूवमेंट, और रफत सईद साहब आप ही ये बात कर रहे थे, बल्कि बड़ा खूबसूरत आपने जुमला भी दिया। ये अब आप ये कह रहे हैं कोई मसला नहीं, सलीम शहजाद साहब कह रहे हैं, वसीम भी ये कह रहे हैं। वसीम, आपने तो खैर कुछ दिन पहले एक शो पे ये कहा था कि ये इनकी वजह से, फारूक सत्तार साहब की वजह से नुकसान हो रहा है। वसीम, आप अभी भी ये समझते हैं कि फारूक सत्तार साहब की वजह से ही पार्टी जो है वो डिवाइड हो रही है मजीद? नहीं, मेरी यही राय है। ये अक्टूबर के प्रोग्राम में ये राय जिसकी मैंने, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो आमिर खान साहब या दीगर लोग हैं, कुछ लोग लीडरशिप के ख्वाहिशमंद भी होंगे, कुछ लोग की राल टपकरी होगी, जेलिसी फैक्टर भी होगा, लेकिन 22 अगस्त के बाद और खासतौर पर 23 अगस्त के बाद मामला जिस अंदाज से फारूक सत्तार साहब की झोली में आ गिरे थे, अगर वो उसको बेहतर तरीके से हैंडल करते तो ये सिचुएशन बड़ी आराम से अवॉइड की जा सकती थी। फारूक, जब आप लीडरशिप के मनसब पे पहुंच जाते हैं, फिर आपको कुछ बड़ा बनना पड़ता है। फिर यही तो जिया साहब यही कह रहे हैं कि उनकी लीडरशिप का फेलियर है, असल में ये उनका फेलियर भी है, जाहिर है उन्हीं का फेलियर, उनकी वजह से पार्टी डिवाइड हो रही है ना। यानी मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि फारूक सत्तार साहब में के पर्सनल ट्रेड्स ऐसे थे कि जो जिसकी वजह से वो इसको हजम ही नहीं कर पाए, इसको संभाल ही ना पाए। इसमें लीडरशिप फेलियर भी है, थोड़ी सी जिद भी है, थोड़ा सा फेवरेटिज्म भी है, कामरान टिसोरी साहब के मामले पर जिद भी है। इन सारी चीजों ने इतनी, यानी वो एमपीएम जो 23 अगस्त से निकल आई, मतलब मुझे तो अगेन यही लगता है, तो बाकी मेहमान डिसएग्री करें, कि हर पार्टी का जो वर्स्ट डिजास्टर होता है वो विद इन होता है। आसिफ जरदारी साहब की वजह से जितना नुकसान पहुंच गया पीपल्स पार्टी को उनके गलत फैसलों की वजह से, उतना किसी और से नहीं पहुंच सका। यहां यही मामला हुआ है, ये 22 अगस्त और लंदन फैक्टर और पीएसपी इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाई।
MQM को, जितना फारूक सत्तार साहब के गलत फैसलों ने काम ने पहुंचाया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी गलती उनकी है, लेकिन जब आप लीडर बनते हैं तो आपको जरा लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है, 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है, कभी 2 कदम आगे बढ़ने के लिए। लेकिन रफत साहब, मजबूरियां भी तो होंगी ना फारूक सत्तार साहब की, वो जो टूटी हुई फूटी पार्टी जिसके ऊपर लोग एतमाद करने को तैयार नहीं है। बहरहाल उन्होंने 22 के बाद 23 के बाद उस पार्टी को संभाला तो दिया, उनकी मजबूरियां भी तो कुछ होंगी ना सर रफत साहब? देखें, बिल्कुल उनकी मजबूरियां अपनी जगह है, जिसका बरमला वो इजहार भी करते रहते हैं, अपनी मजबूरियां बताते भी रहते हैं, और उनकी एक ख्वाहिश थी कि एस्टेब्लिशमेंट से डील किस तरह से हो, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। मैं एक बात और कहूँगा कि MQM की सियासत में पुख्तगी नहीं आई। आप देखें कि 34 साल वो कहते हैं, लेकिन 34 साल में पुख्ता सियासत होती हुई नज़र नहीं आती। पहले फैसले अल्ताफ हुसैन किया करते थे और ये सारे लोग गर्दन हिलाकर उनके गलत फैसलों पर मतलब बिल्कुल जी हाँ जी भाई किया करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हीं गलत फैसलों को डिफेंड करने टीवी चैनल्स पर भी जाया करते थे, और जो बाद में वो ये बात जरूर कहते थे ऑफ द रिकॉर्ड कि मजबूरी है, डिफेंड नहीं कर पाते लेकिन जाना पड़ता है। तो एक आदमी के हाथ में उसका कंट्रोल था, तो लिहाजा अब वो इस तरह की चीज नजर नहीं आती। फिर दूसरी बात यह कि जज्बाती फैसले करने में MQM जो है उसकी बहुत अच्छी शोहरत है, और सारे माजी में इसी तरह के फैसले होते रहे, रात गए ये फैसले होते हैं, सुबह वो तब्दील हो जाते हैं। लेकिन रात की सियासत, रफत साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ज़िया साहब क्या ये दुरुस्त नहीं है और ये तस्लीम किया है कि कुछ गैर मरई कुव्वतें जो हैं वो मुस्तकिल, अब ये वसीम से मैं बाद में मासूमाना अंदाज में भी पूछूंगी, लेकिन वो भी तो इन्वॉल्व रही हैं और उन्होंने तस्लीम किया कि हमारी उनकी सियासत के अंदर उनका रोल ये सबके सामने ऑब्वियस हुआ है कुछ अर्से शुरू से ही है, जब से MQM को उन्होंने दीवार से लगाया है, खुद वो उनकी हरकतों की वजह से हुआ होगा या कुछ इन फोर्सेस ने ट्राई किया होगा कि उनको दीवार से लगा दिया जाए। उसके बाद असल में अल्ताफ हुसैन को सबसे बड़ा डर जो होता था अपने सेकंड मैन से होता था, तो उन्होंने कोई सेकंड मैन बनाया नहीं, और वो मुस्तकिल जो है ना वो मोहरे खेलते रहे। और फारूक सत्तार हुआ या कमाल मुस्तफ़ा कमाल हुए, या इस किस्म के लोग, मुस्तफ़ा कमाल ने तो खैर कहा, आमिर खान आफाक को किस तरह से निकाला था, अगर आपको याद है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो उन्होंने महसूस किया था कि सबसे बड़ी धमकी यहीं से आ रही है, तो उन्होंने उनको अलग किया और फिर हकीकी बन गई, फिर बहुत ब्लडशेड हुआ। तो अल्ताफ हुसैन का एक स्टाइल था, और उन्होंने कोई सेकंड मैन बनाया नहीं, ना उन्होंने कोई अदारा बनाया। यानी होता है ना कि राब्ता कमेटी एक अदारा होना चाहिए था ना, और राब्ता कमेटी को वो अपने लिए इस्तेमाल करते थे, और फिर उन्होंने एक सेक्टर इंचार्जेस बनाए हुए थे जो गुंडागर्दी करते थे, जो इन सब को लाइन पे रखते थे। इन्हें कोई गद्दारी करता हुआ नजर आता था तो उसको उड़ा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस किस्म की जो माफिया स्टाइल जो सियासत है वो कितने दिन निभती, बिल्कुल, और अल्ताफ हुसैन के बाद तो ये खत्म होना ही होना। दुरुस्त बात है। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेना चाह रही हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद मैं ये जरूर पूछूंगी कि क्या फारूक सत्तार साहब के हाथों से ये पार्टी निकल रही है, और अगर ये पार्टी बचाना है उनको तो फिर खुद ही उनको किसी को देनी पड़ेगी, अब नहीं तो कल MQM का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हम बात कर रहे थे कि अब ये मामला किस हद तक जा सकता है। वसीम, हम यही मैं पूछना चाहती थी कि ये अब जाहिर है कि जो इतनी तकसीमें हो रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं पार्टी के अंदर, तो सेनेट इलेक्शन के ऊपर तो इनको बहुत ज़्यादा धचका लग सकता है, नहीं? हाँ, अगर ये सूरत हाल बरकरार रहे तो जाहिर है धचका लगेगा। आज फारूक सत्तार साहब से मेरी बहुत तवील बात भी हुई और सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी, तो उनका भी ये कहना था कि अभी तो हम इस सारे मामले से निकलेंगे तो फिर ही आगे सेनेट की बात होगी। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और ये शो चल रहा है, तब जो खबरें चल रही हैं उससे तो बहरहाल एक तासुर मिल रहा है। पूरी की पूरी राब्ता कमेटी अब जा रही है फारूक सत्तार साहब के घर पर, बल्कि ये भी खबरें आ रही है कि जनाब आमिर खान साहब समेत सब उस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे जो कि फारूक सत्तार साहब का मुनक्किद करदा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये कि ये बात बनती हुई लगती है, और अगरचे मीडिया पे इसका जाहिर मजाक बनेगा कि देखो फिर नाराज हुए, फिर मान गए, लेकिन मैं कन्विंस हूं MQM पाकिस्तान के लिए इस वक्त इससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। इस वक्त जिसको भी 2 कदम पीछे हटना पड़े, पार्टी के लार्जर इंटरेस्ट में इस वक्त इनकी मुफाहिमत ही बेहतर है। लेकिन रफत साहब फिर फायदा क्या हुआ? अगर यही सब कुछ करना था तो रात को फिर बाद में 3 तजावीज़ भी दे दी उन्होंने फारूक सत्तार साहब को, और ये भी कहा कि आप इनको टिकट नहीं देंगे वगैरह वगैरह। मतलब इतनी जिद पे जाने का फायदा क्या था? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आमिर खान साहब जो हैं वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को आगे लाना चाह रहे हैं, और फारूक सत्तार साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज वो बन सकते हैं। इज इट ट्रू?
देखें, आप ये बात कह सकते हैं कि एमक्यूएम ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है। जो उनके कायद जो है, साबिक कायद कह लें या जो भी कह लें, जो वो किया करते थे वही ये सब कुछ कर रहे हैं कि पहले फैसले करते हैं फिर उन फैसलों को वापस लेते हैं। यकीनी की सूरत हाल से आम वोटर जो है, जो इनका वोटर कहलाता है, आम आदमी, आम लोग परेशान हैं। वो किस तरफ जाएं, किसको अपना मसीहा समझें, कौन उनकी बात को आगे लेके जाएगा, कौन उनके मसाइल को उठाएगा। जब मेयर साहब तो इन्हीं जोड़ तोड़ में रहेंगे, जैसे पहले भी एक जिक्र हो रहा था, तो मेरे ख्याल में ये अपने वोटर के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। और ये पार्टी माजी का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि यही करते रहें, पहले सख्त फैसला करते हैं, फिर सब मिलके मनाते हैं, रोते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन आज तो उन्होंने वसीम आफाक साहब को भी कहा था कि आप आएं, और आफाक साहब ने इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि वो फारूक सत्तार साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और अगर उनको आमिर खान कहते तो क्या वो आ जाते पार्टी के साथ, इनके साथ बैठ जाते आके? फारूक भाई ने ये जो कहा, मुझे इसकी मंतिक भी समझ में नहीं आई। और ये फारूक भाई ने यही काम एमक्यूएम पीएसपी का जब मर्जर हो रहा था तब कराची प्रेस क्लब में भी कह दिया था कि हम तो जमात इस्लामी से भी कहते हैं आ जाओ और इनसे भी कहते हैं आ जाओ, जिसकी कोई मंतिक नहीं थी। कल उन्होंने पीएसपी के लोगों से भी कहा, और हमने आज पीएसपी की क़यादत से भी जब पूछा कि भाई फारूक भाई ने तो आपको भी इन्वाइट किया, आप लोग जाएंगे, आपके लोग जाएंगे, तो जवाब में सबने कहा हाँ, ये कोई बातें करने वाली जी, हम क्यों जाएंगे, हमारा क्या लगे। तो वो मेरा ख्याल है फारूक भाई एट टाइम वो एक पोस्चरिंग इमेज देना चाहते हैं, एक स्टेट्समैन वाला, कि जनाब जिसमें वो अब एक अल्ताफ हुसैन साहब का वो भी एक सीनियर लीडर हैं कि सबको इकट्ठा करें। अभी बस वो बहादुराबाद और पीआईबी को इकट्ठा कर लेना बस, तो बहुत है। बाकी पीएसपी और आफाक और इन सबको दावतें देकर अपना और बाकी पार्टियों का भी इसमें नुकसान ही है ना कम करे। वैसे अगर बिल्कुल, लेकिन हर्ज के अगर आफाक साहब को भी कहते तो एक अच्छी मूव तो हो सकती है फारूक सत्तार की तरफ से कि आइए आप सब बैठे और सारे ग्रुप से एक बन जाए, सिवाय पीएसपी के जिसमें कि वो नहीं गए थे और फिर वापस आ गए पार्टी के प्रेशर के ऊपर। फैक्टर हम बोल रहे हैं, रेलेवेंट ही नहीं लगता है उनका मुझे। अच्छा, इतना कोई बड़ा वोट बैंक है, इतना वो लगता है लांडी के कुछ अतराफ के इलाकों के नहीं है, मगर एक पॉलिटिकल वेटेज तो होता है ना। मैं फिर ठीक है, मैं ज़िया साहब से पूछूं जी। एक फैक्टर बोल रहे हैं, अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन के जो फॉलोअर्स इस वक्त कराची में हैं या अर्बन सिंध में हैं, वो दे डेडिकेटेड फॉलोअर्स। यानी बहुत से हो सकता है कि उस बात को यकीन कर लिया होगा उन्होंने कि भाई ये दहशतगर्द है, ये इराक़ का एजेंट है। लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, अगर आज इलेक्शन हो तो वो लोग उन्हीं को वोट देंगे जो अल्ताफ हुसैन जिन पे उंगली रखेगा। और उस फैक्टर को ये इस वक्त भी आप जहन में रखें, सेनेट के इलेक्शन में तो हो सकता है कि अल्ताफ हुसैन का फैक्टर इनको और लड़वा देगा आपस में, और डिस्ट्रीब्यूट करवा देगा, ताकि अगर वक्त इलेक्शन का है तो इनकी 4 सीटें जो बनती हैं तो वो ऑलरेडी 8 तो इनके साथ है ही नहीं सिंध में। हो सकता है कि जरदारी साहब अल्ताफ हुसैन के साथ कोई अरेंजमेंट कर ले। मैं तो एक बहुत एक जाहिर है पॉलिटिकल वो है, कुछ भी हरफे आखिर जब उन्होंने बलूचिस्तान में कर लिया तो इधर एमक्यूएम के साथ करने में क्या है, उनको क्या हर्ज है एग्जैक्टली। तो ये मैं नहीं समझता कि इस एमक्यूएम का, पाकिस्तान के एमक्यूएम का या मुस्तफ़ा कमाल का कोई फ्यूचर है। उन्हें गिव असल में दे हैव बोथ ऑफ देम हैव बीन टेकन ओवर बाय द एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन बिल्कुल अगर दोनों एस्टैब्लिशमेंट के पास है तो फिर तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से जो बर्बाद करेगा ही करेगा। जिस तरह मुस्लिम लीग को बर्बाद किया एस्टैब्लिशमेंट ने, उस तरह इसको भी इस मैंने आसमा एक बात कहूंगा मैं जी कि जैसा कि अभी ज़िया साहब ने कहा था कि एमक्यूएम को दीवार से लगाया, तो जिन्होंने दीवार पे चढ़ाया था उन्होंने दीवार से लगाया है। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें दीवार से किसी ने लगा दिया हो। जो वो दीवार पर चढ़ाने वाले भी वही लोग हैं, दीवार से लगाने वाले भी वही हैं, दीवार से उतारने वाले भी वही लोग हैं। तो फिर कराची का वोटर क्या ये नहीं समझ रहा? कराची के वोटर को भी, कराची का वोटर सब कुछ समझ रहा है, लेकिन एक बात है कि जो 4 नशिस्तों पर यकजा नहीं हो सके हो, तो आप अगर आइंदा आने वाले इंतखाबात में जब सीटों की तकसीम होगी, टिकटों की तकसीम होगी, तो एक बार फिर आपको जूतियों में डाल तकसीम होती हुई नजर। ये तो आज रजा हारून ने कहा, वसीम, ये तो आज उन्होंने कहा कि ये तो जब जनरल इलेक्शन होगा तो मजीद एक्सपोज हो जाएंगे, तो फिर इसका मतलब है उसका फायदा तीसरी पॉलिटिकल पावर जो है वो ले सकती है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल हो सकती है। यानी मुझे सारी सूरत हाल के पोटेंशियल बेनिफिशरीज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगती है या इवन पाकिस्तान जमीन पार्टी लगती है, जिसका मुझे लगता है कि अभी उनको बहुत मेहनत की जरूरत है। अगर एक अच्छा जलसा किया है उन्होंने, आखिरी जो लियाकताबाद में किया है, लेकिन अगर ये इस तरीके से अपने आप को ही एक्सपोज करते चले जाएंगे तो ऑफ कोर्स इनका इसमें एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए नुकसान ही नुकसान है, और फायदा सिर्फ इनके सियासी हरीफों के लिए। लेकिन बाहर से नहीं नुकसान है, लेकिन ज़िया साहब, क्या वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसको कैसे फिर, ना उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिल किया, ना उसको पीटीआई ने फिल किया, बल्कि 2013 के बाद तो एक बड़ा उनके पास अच्छा एक मौका था कि वो उसको करते, फिर वो कैसे होगा सर? वो वोटर किधर जाएगा? सबसे ज्यादा जो गलत काम किया पीटीआई ने किया, उसको उन्होंने फोकस ही नहीं किया कराची में। अगर कर लेते तो शायद इस वक्त पीटीआई की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, वो एक
यानी जो प्रोविंशियल जो जहन में है, महाजिर जो सोचता है ना, वो इस तरह से सोचता है कि हम किसी नॉन महाजिर को, दैट इज सिंधी को या पंजाबी को या बलूची को या पठान को यहाँ पर से यहाँ जीतने नहीं देंगे कराची से। अभी तक ऐसे सोचता है, जहन में है उसके एक ख्याल है कि भाई अगर ये लोग जीत कर आ गए तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और वो ये कहते भी हैं कि भाई सिंध में जो हुकूमत है वो सिंध के हाथ में है। पीपल्स पार्टी को वो सिंधी पार्टी समझते हैं और वो उससे वो ये समझते हैं कि हमें नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि वो उनके पास ऑप्शन नहीं हो सकता। उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। अगर यही तो मैं पूछ रही हूँ रफत साहब के वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम है कराची के वोटर के लिए, उसको अभी तक कोई नहीं फिल कर सका। उसका नुकसान क्या होगा पॉलिटिकल प्रोसेस को भी और पॉलिटिकल पार्टीज को भी? देखें, ये सोच तो बड़ी मुस्तहकम हो चुकी है। जैसा जिया साहब कह रहे हैं कि उर्दू बोलने वाले अब वापस वो उसी सियासत की तरफ जा रहे हैं जो महाजिर सियासत कहलाती थी, और वही चीज़ अफाक अहमद भी अभी तक उसी बात पर डटे हुए हैं। और जैसा कि अभी जिया साहब ने भी जिक्र किया, ये बात बिल्कुल ये सोच या परवान चढ़ चुकी है। चाहे वो नौकरियां हों, चाहे कोई और मामला हो, उर्दू बोलने वालों को तरजीहात नहीं मिल रही हैं। उर्दू बोलने वाले अब वो एक एहसास महरूमी की बात करने लगे हैं, गो कि उसमें कहीं मेरिट का अमल दखल भी होगा कि जिस तरीके से शहर की मेरिट को बर्बाद किया और वो खुद MQM ने किया, ऐसा नहीं है कि किसी और ने आकर किया हो। तो मेरे ख्याल में वो एक वजह ज़रूर है और ये सोच अब परवान चढ़ रही है। और जहाँ तक एक बात और कही थी कि कहीं ना कहीं आसिफ जरदारी साहब इससे मदद हासिल कर लेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट की एक सोच बड़ी वाज़ेह है और उसका वो बरमला इजहार भी करते हैं। DG रेंजर ने आज से कुछ दिन पहले एक सहाफ़ियों से मुलाकात की थी और उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर से कहा था कि अल्ताफ हुसैन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे नाम के साथ। तो आप इससे अंदाजा लगा लें सोच का कि अल्ताफ हुसैन अब किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अच्छा वसीम, ये भी बिल्कुल, ये तो बहुत वाज़ेह आपने बता दिया, लेकिन अगर MKM को नुकसान होता है तो आपको कौन लगता है कि किस में ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज़ हो सकती हैं अगर फारूक सत्तार साहब के हाथ से पार्टी निकलती है कि वो सबको इकट्ठा कर ले, एक सफ़े के ऊपर ले आए? एक तो कि मेरा ख्याल है फिलहाल इस नतीजे पे पहुंचना कबल वक्त होगा कि उनके हाथ से पार्टी निकल रही है। दूसरा, खला बहुत ज्यादा था जिसको इमरान खान साहब बहुत जबरदस्त तरीके से फिल कर सकते थे। कंप्लीट फेलियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मुझे इसकी अगर इस तरह के मामलात होते हैं, क्योंकि मुझे आज भी MKM पाकिस्तान फारूक सत्तार साहब वाली सबसे बड़ी बेनिफिशियरी नजर आती है अल्ताफ हुसैन साहब के फॉल की। उसके बाद मुझे लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए बेनिफिशियरी हो सकती है कि पीपल्स पार्टी ने वैसे तो बैड गवर्नेंस के नए नए रिकॉर्ड सेट किए हैं जहां जहां हुकूमत की है, लेकिन अब बिलावल साहब के आने के बाद, मुराद अली शाह साहब के आने के बाद और फिर कराची स्पेसिफिक काम कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं सईद गनी साहब। हाँ, सईद, ये भी हम बात कर रहे थे, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका फायदा हो सकता है अगर सूरत हाल ज्यादा फारूक सत्तार साहब के हाथ से निकलती है। एंड देन आई वुड से PSP, पीपल्स पार्टी एंड देन PSP। अच्छा, अब लास्टली सर एक सवाल, अब जो आप बात कर रहे थे कि अल्ताफ हुसैन साहब का एक दूसरी वो एक स्टोरी है, लेकिन अब वो पॉलिटिकल अगर सिनेरियो में देखें तो नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया, वो हर जलसे में जाके लोगों से कह रहे हैं आप लोगों ने नाअहल किया, लोग कहते हैं नहीं। तो आप उसको भी इसके साथ कुछ कंपेयर कर सकते हैं सिचुएशन के साथ? अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ नहीं, उस वाली उससे अलग पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रही हूँ कि वो आप पॉलिटिक्स में वो इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे ना? कौन, अल्ताफ हुसैन? नहीं, नवाज शरीफ साहब। अच्छा, उस मेरे ख्याल से अल्ताफ